जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविजन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बुक। इस बुक में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी का एमसीक्यू प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड दोनों एनसीईआरटी के प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपको हिस्ट्री के प्रश्न एग्जाम में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। फ्रेंड्स, इस बुक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल सही है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ फसलों के उपजाने की शुरुआत की गई है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य क्षेत्र पहाड़ियाँ थी। तो देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, हिमालय विंध्य नहीं बल्कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में उपजाया गया था। ठीक है, इन फसलों को। तो दूसरा गलत है, इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, नोटबुक पेन लेके बैठिए, जहाँ भी आपको फैक्ट्स दिख रहा है याद नहीं है तो आप नोट करते जाइए। इससे आपको बार बार रिविजन नहीं करना पड़ेगा और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिविजन कर पाएंगे। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया था कब? तो ये लगभग 8,000 वर्ष पूर्व में प्रारंभ किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। ठीक है, इसलिए कथन दो गलत हैं। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये है बलूचिस्तान से। न्यूनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, तो इससे पहले था मेहरगढ़, लेकिन अभी न्यूनतम तथ्यों के अनुसार अभी चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो ये कबीर नगर यूपी के लहुरादेव में प्राप्त हुए हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही कथन कौन सा है आपको पहचान करना है। पहला कथन है प्रारंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। बिल्कुल सही है, प्रारंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। ठीक है, गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व। तो आपको ध्यान देना है फैक्ट्स पे। ठीक है, 5,000 वहाँ पे दिया था, तो 25 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। अतः दो कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है मगध के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास वाले क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार था। इसका कार्यकाल था 544 से 492 के बीच था। ठीक है, मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है। ये सारे एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। बिल्कुल सही है, यूनानियों के द्वारा कहा गया था। दूसरा है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा का आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों अगर सही हैं तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी है। ठीक है, 35 वर्ष पुरानी है। बाद में इस भारत समूह के नाम का उल्लेख देश के लिए होने लगा। तो दोनों कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो नहीं की पहचान करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें नहीं की पहचान करनी है। पहला है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। तो बिल्कुल सही है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। तो ये भी सही दिया हुआ है। आगे देखते हैं, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो बिल्कुल सही है, ये भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है। डी है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह से आपको गलत कथन की पहचान करनी थी। तो इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, न कि केवल संस्कृत में। संस्कृत के अलावा प्राकृत और तमिल में भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संदर्भ में अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला कथन है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। तो ये सही नहीं है। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके उनका पालन कर सके। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने उपदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि इसीलिए अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे। तो इस तरह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एक सही नहीं दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे ये अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन एक गलत है। कथन दो है, अभिलेखों में राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। तो दो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो आप सभी को पता है यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अशोक का जो भी कंधार से अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो इसमें दो ही लैंग्वेज यूनानी और अरमाइक लिपि है। लैंग्वेज नहीं, लिपि है। ठीक है, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती हैं। तो इनमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, इनमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो बिल्कुल कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या सही है? वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो बिल्कुल सही, कारण भी सही है। तो इस तरह से कारण, कथन, कारण दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। देखिए, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसी का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा इसी का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, उस चैप्टर से उससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं बनने का संभावना है। ठीक है, आरंभिक मानव की खोज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य की आखेटक यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो नहीं की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चिरांद से नहीं मिले हैं, बाकी भीमबेटका, हुसगी, कुरनुल गुफाएं, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, इससे ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो ये आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं हुंगसी, कुरनुल गुफाएं और भीमबेटका से, चिरांद से नहीं। यहाँ से 9 पाषाणिक काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भीमबेटका, हुसगी और कुरनुल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, जबकि चिरांद 9 पाषाणिक पुरा स्थल है, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार के सारण में। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसकी और कुरनुल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से 9 पाषाणिक पुरा स्थल हैं? राइट आंसर है इनमें से सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा। मेहरगढ़, ये 9 पाषाणिक पुरा स्थल की बात हो रही है। ब्रुज होम, कोलडीवा, महागढ़ा, दाओजली हेडिंग, ठीक है, ये पांचों 9 पाषाणिक पुरा स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें आपको सही कथन की पहचान करनी है फ्रेंड्स, इनमें सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। ठीक है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। तो दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है, जिसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक की बात करें तो इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रूड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। तो ये दोनों तकनीक का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुरनुल गुफा से राख के साक्ष्य मिले हैं। कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। ठीक है, राख से के साक्ष्य मिलने से हमें ज्ञात होता है कि पूरा पाषाणिक लोग थे, वो आग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कौन से सही हैं? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। पहला कथन है, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। तो बिल्कुल सही है, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई, जबकि अभी भी आप लोग को देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग अभी भी हो रहा है, शुरू से ही होते आ रहा है। बदलाव से
तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कथन है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। गेहूँ, तीसरा है गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। इस तरह से तीनों सही होने पे सही उत्तर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। ठीक है, कब की बात हो रही है? तो ये मध्य पाषाण युग की बात हो रही है। मछली भोजन खाने का मुख्य स्रोत बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन से तीनों में से नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको नहीं की पहचान करनी है। पूरा पाषाण काल बिल्कुल सही है, मध्य पाषाण काल ये भी सही है, नव पाषाण ये भी सही है, लेकिन महापाषाण काल ये नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं की पहचान करनी थी। प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये 3 भागों में बांटा गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन वी राइट आंसर है भीमबेटका। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है। रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाह की शैल चित्र गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। ठीक है। अजंता की बात करें तो ये मौर्य काल की बात की है चित्र। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक है। अमरावती में जो भी स्तूप हैं ये शुंग काल के या सातवाहन काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसके समय हो जाएगा 20 लाख से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व से 12 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल ये 12,000 वर्ष लेकर 1,000 वर्ष तक हो जाएगा। और बात करें महापाषाण काल की तो इसका काल हो जाएगा 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। उस उत्तर पाषाण काल की बात करें तो शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व होगा। ठीक है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व है। उत्तर पाषाण अर्थात नव पाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, होती हैं। महापाषाण काल का संबंध दक्षिणी भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है, जिसका काल 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या प्रश्न है? तो देखिए उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 2 को
ठीक है, 2 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें मध्य पाषाण काल के औजारों को माइकोलिथ कहा जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइकोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुंसकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसकी के से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हुंसकी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे, तो ये सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में नहीं जानकारी है। चलिए, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, हुंसकी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसकी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। तो चूना पत्थर से बनाए जाते थे, ये यहाँ पे सही है, न कि बलुआ पत्थर से। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, पहला कथन है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। इनमें से सही कथन की आपको पहचान करनी है। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तो ये भी गलत है। दूसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, तो बिल्कुल सही तीसरा है। ठीक है, इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 3 सही है। इनके खंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के भी प्रमाण मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के पटने नामक जगह से, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश दिया है। आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र होगा। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह से हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर है क्लास 6 का, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ता को पालतू बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पयमपली, हलूर, गुफक्रॉल, महागढ़ा, ब्रुज होम। ठीक है, ये 500 जगह से हमें पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं, सही कथन की ही पहचान करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची सू से सही सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कोल्डीवा कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है, यूपी में है। चिरांद बिहार में है। गुफकराल कश्मीर में है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा 3-1-4-2। ठीक है, 3-1-4-2 हो जाएगा। गुफकराल कश्मीर से, चिरांद बिहार से, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। देखते हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में
स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न स्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियां तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। ठीक है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में उपस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। ठीक है। गुफकराल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं की पहचान करनी है। देखिए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें सी सही हो जाएगा। 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है। 3 मल्लूर आंध्र प्रदेश में, पयमपल्ली तेलंगाना, ये दोनों सही नहीं है। बाकी बुर्जहोम कश्मीर में, आप सभी को पता है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों कहाँ हैं देखते हैं। देखिए महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी यानी कि मिट्टी पर खूड़ों के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। वर्तमान कश्मीर में यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। हलोर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पयमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। हलोर कर्नाटक तथा पयमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 में दोनों स्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इनमें से कौन से कथन सही है। सही कथन की पहचान करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तवास कहा जाता था। तो बिल्कुल सही है, गर्तवास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थलों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। तो ये दोनों सही है ना, दोनों सही हैं। तो दोनों सही होने पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। स्टेटमेंट दोनों सही दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तवास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। इससे ये पता चलता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो नहीं की पहचान आपको करनी है। चलिए देखते हैं कौन से सही नहीं है। तो देखिए इस काल में पुरापाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंद नहीं हुआ था, हो रहा था। ठीक है, आपको गलत की ही पहचान करनी है। तो पहला गलत है, तो सभी सही ही होंगे। देखिए इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो बिल्कुल सही है, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मुश्किल का प्रयोग होने लगा था। तो बिल्कुल सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण प्रारंभ हो गया था। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। देखते हैं। देखिए नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। कारण कहने का रीजन है नवपाषाण बिल्कुल अलग भिन्न औजार प्राप्त हुए हैं। इसी आधार पर काल का भी विभाजन किया गया है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। अतः कथन एक गलत है। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मुसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज
हजारों सालों बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिसका उपयोग चीजें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। तो बिल्कुल सही है, कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो बिल्कुल दोनों सही हैं। देखिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही उत्तर हैं। तो देखिए, कपास उपजाया जाने लगा था, यही कारण है कि लोग कपड़े बुनने लगे थे। तो इसमें आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बनाना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट में स्थित है। राइट आंसर है बोलन दर्रे के निकट में स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो बोलन दर्रे में। यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रश्न मिक्स हो गए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मेहरगढ़ किरसर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। तो बिल्कुल सही है, कारण मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये सही कारण दिया है, कारण लोग यही मानते होंगे, तभी तो कुछ सामान रखते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इनमें से आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आशा थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं, अतः कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आशा थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। राइट आंसर है दाउजली हेडिंग है। ठीक है, दाउजली हेडिंग ये पुरास्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, दाउजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठास्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाउजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चताल ह्यूक पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूक तुर्की में था। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो ये दोनों सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, इसका देखते हैं कौन से सही है। क्या पूछा है, तो इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो बिल्कुल एक और दो दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पुरास्थलों में सुकुर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। राइट आंसर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने
इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। ठीक है, आरंभिक नगर चौथा चैप्टर है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।